दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज आपकी टेस्ट सीरीज, जो कि आपको पता ही है आपकी सेकंड यूनिट से टेस्ट सीरीज चल रही है। जितने भी टॉपिक हैं आपके सब कवरेज किए जा रहे हैं और इस वीडियो का नाम है आपका ऑल टॉपिक कवरेज वीडियो। ठीक है, तो मुझे लगता है जो 45 क्वेश्चंस मैं आपको दे चुकी हूँ वो आपको पसंद आए होंगे। चलिए शुरू करते हैं आगे का प्रश्न, जो कि आपके लिए हमने छोड़कर गए थे। और ये प्रश्न के ऑप्शन आपको बताए थे कि ये 4 ऑप्शन हैं। उपलब्धि परीक्षण निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है सही करना था, तो देख लीजिए आपने कौन सा सही किया है। अगर आपने ऑप्शन सी किया डी तो आप बिल्कुल सही हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको पता ही है 1000 की एक सीरीज आपकी अलग से चल रही है। यूनिट्स के कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आपके टेस्ट लेकर आ रही हूँ। दूसरे मैंने आपका जो फर्स्ट यूनिट है करंट अफेयर की, वहाँ से भी मैंने क्वेश्चंस की सीरीज़ आपकी शुरू कर दी है। तो तीनों सीरीज़ को आप ध्यान से देखते रहिए और मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत अच्छी और बहुत उम्दा तैयारी इससे हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, इस आंसर के डिटेल चेक करते हैं। उपलब्धि परीक्षण पराय शिक्षण के पश्चात सीखने अर्थात अधिगम की मात्रा के मूल्यांकन हेतु किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के बिना छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का ठीक ठाक आकलन करना संभव नहीं है। इस प्रकार के परीक्षण से एक समूह में श्रेष्ठतम छात्रों के ज्ञान स्तर के बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल की जा सकती है। तो ये इसकी डिटेल है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। 47 आपका प्रश्न है नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है। शिक्षण की पद्धति ऐसी कौन सी है जिससे हमें अधिगम बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हो या इष्टतम संभावना रहे उसकी। तो देखते हैं, व्याख्यान परिचर्चा संगोष्ठी पद्धति के कारण, अंतःक्रियात्मक परिचर्चा नियोजित व्याख्यान और पावर पॉइंट आधार प्रस्तुतिकरण से, या फिर अंतःक्रियात्मक व्याख्यान सत्र जिसमें युग्मीय चर्चा आधारित सत्र विचारवेश प्रक्रिया और परियोजनाएं अनुवर्ती रूप में हो, या फिर व्याख्यान प्रदर्शन और पावर पॉइंट आधारित प्रस्तुतिकरण। तो ये 4 हमारे ऑप्शन हैं। शिक्षण पद्धतियों के अधिगम के स्तंभ होने की संभावना इन चारों में से हम किससे कर सकते हैं। तो इसका आपका सी आंसर होगा अंतरक्रियात्मक व्याख्यान सत्र जिसमें युग्म चर्चा आधारित सत्र विचारवेश प्रक्रिया हो और परियोजनाएं अनुवर्ती रूप में हो। तो बहुत अच्छा ये प्रश्न बन सकता है आपका। यहाँ पर इसकी डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं। अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कूट का हमें चयन करना है। पहले ऑप्शन है, उसके बाद हमारे कूट बनेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। शिक्षक की आंतरिक नियंत्रण की संस्थिति, अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा, शिक्षक की जीवन वृत्त आधारित प्रदत्त, शिक्षक का आत्म सामर्थ्य, अधिगमकर्ताओं की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि, या शिक्षक की प्रबंधन और अनुश्रवण दक्षता, या फिर शिक्षक को सामान्य ज्ञान सहित विषय का ज्ञान। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो कारक हैं यहाँ पर सारे 6 के 7 आपके, तो इनमें से कौन से कारक है जो हमारे शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो कुछ तो आपको लगा ही लिए होंगे आपने कि भाई अधिगम की अभिप्रेरणा, शिक्षण की प्रबंधन और अनुश्रवण दक्षता, इस तरह के पॉइंट तो बनेंगे ही आपके। चलिए पहले कूट चेक करते हैं। 1 2 4 6 7, या फिर 1 2 3 4 5, या 3 4 5 6 7, या फिर 3 2 3 4 5 6। तो चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आप लगा रहे हैं। इन कूट में से ABCD में से कौन सा आपका आंसर जा रहा है। तो जल्दी से चेक करिए। तो अगर आप लगा रहे हैं इसमें A, तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका पहला सही है, दूसरा सही है, आपका 4th सही है, 6 सही है, फिर उसके बाद 7 सही है। 5th इतना इसमें ज़रूरी नहीं बताया। अधिगमकर्ताओं की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में रुचि, ये इतना इसने ज़रूरी नहीं बताया, बल्कि इसने जो है शिक्षक की प्रबंधन, मैंने कहा था कि ये तो होगा, इस तरह के पॉइंट्स तो रहेंगे ही। शिक्षक का सामान्य ज्ञान सहित विषय का ज्ञान, ये भी रहेगा, ये भी ज़रूरी है। तो जो ज़्यादा ज़रूरी होता है उनको हम डाल कर देखेंगे और आंसर को हम सही करेंगे। चलिए देखते हैं, शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक माने जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है, कारक माने जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। यहाँ आपका प्रश्न बनता है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 49।
49 में है, एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। एक प्रश्नावली आप तैयार करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की या किन कदमों की आवश्यकता होगी। पहला है अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्य लिखना, या फिर वर्तमान साहित्य की समीक्षा करना, या प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना, या प्रारूप का पुनर्निरीक्षण करना। तो यहाँ पर कूट है, चेक करते हैं। कूट है आपके 1 2 3, या फिर 1 3 4, या फिर 2 3 4, या फिर 2 3 4, दोनों ही सेम हो रहे हैं। तो एक तो आप नहीं, 1 भी है इसमें, 1 1 2 3 4 सारे हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कूट जा सकते हैं। पहले आप अपने आइडिया से लगाइए कि इनमें से कौन का कूट बिल्कुल सही जा सकता है। फिर अगर वही कूट सब में आ रहा है तो इसका मतलब जहाँ भी वह कूट आ रहा है तो आपका आंसर वहीं जाएगा। तो जल्दी से सोच लीजिए इसमें आप कौन सा आंसर लगाना चाहेंगे। इसमें अगर आप कूट लगा रहे हैं डी, 1 2 3 4 सही है। तो यहाँ पर चेक करते हैं इसकी डिटेल क्या है। प्रश्नावली उत्तरदाताओं में सूचना एकत्रित करने के उद्देश्य के लिए एक सवालों का छपा हुआ संग्रह होता है। प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित कदमों को उठाए जाने की आवश्यकता होती है। नंबर 1, अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीयक उद्देश्य लिखना होता है। वर्तमान साहित्य की समीक्षा करनी होती है। प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना होता है। प्रारूप का पुनर्निरीक्षण करना होता है। चलिए चारों ऑप्शन ही हमारे सही जाएंगे इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है। निम्नांकित में से बताना है ज्ञान संबंधी योग्यता जो होती है उसका उच्चतम स्तर क्या हो सकता है। जानना, समझना, विश्लेषण करना, या फिर मूल्यांकन करना। तो सोच लीजिए, आंसर बहुत आसान है और आपने इसका आंसर सोच भी लिया होगा कौन सा आंसर इसका सही जाएगा। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उससे संबंधित हम उच्चतम उस श्रेणी पर आकर क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि कितना ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, चलिए आगे इसके डिटेल क्या करते हैं। क्या है, ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर मूल्यांकन करना होता है, अर्थात इस प्रक्रिया में विचारों, समाधानों एवं विधियों के बारे में इनकी उपयोगिता का मूल्य, वैल्यू पर आधारित निर्णय, जजमेंट लेना होता है। इसे मानदंडों, स्टैंडर्ड्स के साथ मानकों का उपयोग शामिल होता है जिसके द्वारा यह मूल्यांकन किया जाता है कि विवरण कितना सटीक है, कितना प्रभावी है और कितना संतोषजनक रहा है। तो आप ये मूल्यांकन के द्वारा ही ये सब चीज़ें जान पाते हो। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है। संप्रेषण की प्रभावशीलता, अभिवर्ती सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड, या फिर विद्यार्थियों की उपस्थिति, या फिर संप्रेषण माध्यम का चयन। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, ज़रूर तैयार कीजिए इसको। चलिए देखते हैं इसके कूट कौन कौन से जा सकते हैं। 1 2 3 4 चारों ही, या फिर 1 2 3, या फिर 2 3 4, या फिर 1 2 4। तो जल्दी से चेक कर लीजिए आंसर इसका आप क्या लगाएंगे। अगर इसका आप आंसर लगा रहे हैं बी तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। 1 2 3, चलो चेक करते हैं क्या है। 1 2 3 में अभिवर्ती सर्वेक्षण, फिर कार्य निष्पादन रिकॉर्ड और विद्यार्थियों की उपस्थिति किस पर, संप्रेषण की प्रभावशीलता। अगर आपका संप्रेषण अच्छा है तो अभिवर्ती सर्वेक्षण, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड होगा और विद्यार्थियों की उपस्थिति होगी आपकी क्लास में अगर आपका संप्रेषण का प्रभाव अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता अभिवर्ती सर्वेक्षण से, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड से और विद्यार्थियों की उपस्थिति लगाया जा सकता है, क्योंकि संप्रेषण यदि प्रभावी है तो विद्यार्थियों में विषय के प्रति समझ तथा रुचि जागृत होना प्रारंभ हो जाती है, जिससे उनकी उपस्थिति बढ़ने लगती है और निष्पादन उत्तम हो जाता तथा अभिवर्ती में परिवर्तन आ जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर नोट डाउन करें। अगला प्रश्न देख लीजिए। किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभावना को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है। जो हम बच्चों के साथ संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं पढ़ाई को लेकर, उसकी जो संभावना होती है किससे बढ़ाया जा सकता है। दृष्टिकोण स्थापित करके, या विद्यार्थियों की अनभिज्ञता को उजागर करके, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। सुचार भार में वृद्धि करके, या उच्च डेसिबल के श्रव्य उपकरणों का उपयोग करके, किससे हम बढ़ा सकते हैं इन चारों में से। जल्दी से देख लीजिए आंसर
क्या आप इसका लगाएंगे आंसर? ठीक है, अगर आप इसका लगा रहे हैं ए दृष्टिकोण स्थापित करके तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। सूचना भार में अगर आप वृद्धि कर दोगे तो वैसे ही बोर हो जाएंगे। और दूसरी बात, उच्च डेसिबल के क्षणों का आप बहुत तेज आवाज़ में चला रहे हैं तो वो भी प्रभावी नहीं होता, उसके भी संवाद ग्रहण करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बढ़ किससे सकता है? जब आप उनके साथ उस टॉपिक को लेकर एक दृष्टिकोण स्थापित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ डिटेल है इसकी, चेक कर सकते हैं डिटेल में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर। एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है? आपको पता चल रहे होंगे क्वेश्चन कौन से टॉपिक के शुरू हो चुके हैं आपकी सेकेंड यूनिट से। 4 टॉपिक हैं, चौथे टॉपिक में से कौन सा टॉपिक अब चल रहा है? दूसरा टॉपिक शुरू हो चुका है आपका। जटिल प्रश्न, नानामिति, पुनरावृत्ति पदबंध, सुगम पूर्वाभ्यास। जल्दी से देख लीजिए क्या इसका आंसर जा रहा है। अगर इसका आंसर आप लगाएंगे एक उत्तम संप्रेषक वाले का डी, तो आप बिल्कुल सही है, सुगम पूर्वाभ्यास। चलिए आगे चलते हैं, डिटेल यहाँ पर है, चेक कर सकते हैं। आगे प्रश्न को देख लीजिए। प्रभावी संप्रेषण से यह माना जाता है कि वह तटस्थ है, प्रभुत्व है, उदासीनता है या बोध है। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण अगर है तो इन चारों में से आप क्या ले सकते हैं? अगर आपका संप्रेषण प्रभावी है तो क्या होगा? स्टूडेंट को बोध हो जाएगा, उसको पूरा ज्ञान हो जाएगा उस जो भी आप पढ़ा रहे हैं। देख लीजिए, प्रभावी संचार विभिन्न परिस्थितियों में संवाद करने की क्षमता का पूर्वानुमान स्थापित करता है। प्रभावी संचार में संचारक कम्युनिकेटर का तथा ग्रहणकर्ता रिसीवर के बीच समझ, अंडरस्टैंडिंग या बोध की उपस्थिति का पूर्वानुमान कर लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होता है? दबाव, अवपीड़न, समर्पण, आमना सामना या फिर अनुनय। तो अगर आप इसका आंसर लगा रहे हैं अनुनय तो बहुत अच्छा। चलिए चेक करते हैं डिटेल यहाँ पर क्या है अनुनय। विद्यार्थी मौखिक संचार में उत्कृष्ट होते हैं, वे बातें करते हैं और करते चले जाते हैं। हम इस प्रकार की बातचीत को अनुनय द्वारा एक रचनात्मक स्वरूप प्रदान करने हेतु तो विद्यार्थियों को उत्प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार की बातचीत से अनुनय द्वारा हम क्या कर सकते हैं? रचनात्मक स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। कभी कभी बच्चा, हम क्लास में अगर काम भी नहीं कराएंगे और उसको हम बातों से इतना इम्प्रेस कर देंगे अपनी कि वो खुद पे खुद तैयार होगा उस काम को करने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। भावबोध संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? उदासीनता, उग्रता के या कूट लेखन एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताओं से, बाह्य संकेतों से या फिर कूट लेखक कूट अनुवादक डिकोडर के अनुबंध से। चलिए चेक करते हैं क्या हो सकता है इसका आंसर। अगर आप इसने सोचा है इसका आंसर डी, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, कूट लेखक कूटवादक डिकोडर के अनुबंध। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसका डिटेल चेक करते हैं क्या है। भावबोध संप्रेषण कूट लेखक कूटवादक डिकोडर अनुबंध द्वारा प्रेरित होता है। भावबोधक संप्रेषण में संदेश एक व्यक्ति ए से दूसरे व्यक्ति बी तक भेजने की प्रक्रिया सम्मिलित रहती है, जो किसी घटना के कराए जाने या इसे रोकने के बारे में संदेश देती है। भावबोधक भाषा में आग्रह, सूचना देना, वस्तुओं का स्तरीकरण आदि सम्मिलित होता है। भावबोधक भाषा अधिक कठिन होती है क्योंकि इसमें व्यक्ति को शब्द या शब्दों को ध्यान में लाना पड़ता है जिन्हें वह संचार में प्रयुक्त करना चाहता है। जैसे कि हम लोग भी आपके साथ इस वक्त संचार कर रहे हैं तो कुछ शब्द हमें अपने आप से ही जोड़ने पड़ते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? अब अगर हम आपके साथ संचार कर रहे हैं, हम एक प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, और उसमें अवरोधक क्या हो सकते हैं? नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना, सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ या संवाद सारांश और आत्म समीक्षा, सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिव्यक्ति। तो ये तो हो ही नहीं सकता अवरोधक, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना अवरोधक। ठीक है, ये तो हो जाना ही सही जाएगा हमारा। व्यक्ति कथन, नज़र मिलाना, सरल वर्णन, ये भी नहीं हो सकता। संवाद सारांश, आत्म समीक्षा, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है अगर मैं यहाँ आपको
उपदेश देने शुरू कर दूं और आपको कह दूं कि आप यही कीजिए जो मैं करा रही हूं, ऐसा नहीं है। आप जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उनके साथ साथ भी आप अगर अपनी सेटिस्फेक्शन चाहते हैं और अधिक, तो आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। बुक्स ले सकते हैं, उनसे भी आप पढ़िए और उनसे कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप अपना टेस्ट जो है बैठाइए। अपनी जो है MCQ की जो है कोई भी टेस्ट आप उठाइए। जैसे अब ये हमने करा दिए आपके सेकंड यूनिट, तो सेकंड यूनिट का कंसेप्ट आप अपनी बुक से तैयार करके यहाँ से आप जो है टेस्ट लगा सकते हैं। अपना 1000 की सीरीज़ अलग है, वहाँ टेस्ट लगा सकते हैं आप अपना। तो ये होता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए प्रभावी संप्रेषण में, नीति प्रवचन नहीं होने चाहिए। ठीक है, सांत्वना भी नहीं होनी चाहिए कि मैं कहती रहूँ आपको, कि मैं सांत्वना देती रहूँ कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सही होगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के प्रवचन ना हो। ठीक है, प्रभावी संप्रेषण अगर आपको करना है तो आपके अंदर संवाद होना चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, शांत प्रतिक्रिया और कथन, नज़र मिलाना, सरल वर्णन होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ इसकी डिटेल है, चेक कर लीजिए। वैसे मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है ये। चलिए आगे चलते हैं। अच्छे कक्षा संप्रेषक के रूप में आपसे अपेक्षा की जा सकती है क्या? श्रोताओं के मनोभाव को समझे, शांति संकेत को समझे, कलात्मक विराम को समझे या फिर प्रतितर्क को समझें। अच्छे कक्षा संप्रेषक में आपसे अपेक्षा की जा सकती है, किस चीज़ की जाती है बताइए? तो कलात्मक विराम को समझें। अब हम मैं लगातार एक कहानी की तरह आपको पढ़ाती चली जाऊं तो शायद मेरा संप्रेषण आपके साथ अच्छा ना हो, कक्षा में भी अच्छा ना हो, लेकिन अगर मैं रुक रुक कर एक भाव के हिसाब से और एक लय के हिसाब से पढ़ाऊंगी तो शायद मेरा संप्रेषण अच्छा होगा, कक्षा में भी और आपके साथ भी। यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए वीडियो को या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कक्षा की संप्रेषित शब्दों में क्या होता है? प्रेरणा, विवाद, आत्मनिरीक्षण, ठीक है, विपथन, आलोचना और संगति, फीकापन, असंगति, रसविकृति, शक्ति, संरचना और परंपरा। क्या होता है कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में? जल्दी सोचिए आंसर। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, विवाद तो होता ही नहीं है, आलोचना भी नहीं होती, असंगति भी नहीं होती है, शक्ति होती है, संरचना होती है, परंपरा होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कक्षा में भाषेतर संप्रेषण के घटकों की चिन्हित करना है। मौखिक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक अंतर और बैठाने की व्यवस्था, कथन की गति, अच्छी अनुभूति कारक और ध्वनिक, उच्च ध्वनि, वास्तविक परिवेश और अध्यापक शिक्षार्थी की दूरी, मौखिक अभिव्यक्ति, अंग, गति, संवेदन, व्यक्तिक स्पेस, यहाँ पर देश डाला हुआ है, स्पेस है। ठीक है, तो क्या हो सकता है? अभी अभी ये प्रश्न कुछ मैंने आपको समझाया भी था, तो मुझे लगता है आंसर सभी ने बिल्कुल सही लगाया होगा। इन चारों में से भाषांतर संप्रेषण घटकों को चिन्हित करना है, क्या हो सकते हैं? जल्दी से सोच लीजिए। बिल्कुल अभी अभी मैंने ऊपर जो आपका प्रश्न आया था वहाँ मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को। तो मौखिक अभिव्यक्ति, अंगति, संवेदन, व्यक्तिक स्पेस, है ना, एक स्पेस दे देकर आप पढ़ाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा प्रभावी जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी डिटेल ज़्यादा नहीं है। अगर इन चीज़ों को क्या है, यहाँ रटने से काम नहीं चलेगा, इन चीज़ों को समझिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग कहलाता है। जब आप गतिशील पैटर्न करते हैं तो केंद्रीय बिंदु क्या होगा? व्यवस्थापन, समस्या उन्मुखीकरण, विचार प्रोटोकॉल या मस्तिष्क चित्रण? तो जल्दी से सोचिए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा मस्तिष्क चित्रण। तो चलिए इसके डिटेल में देखते हैं क्या है ये। विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के लिए कक्षा संप्रेषण का केंद्रीय बिंदु के रूप में प्रयोग मस्तिष्क चित्रण, माइंड मैपिंग कहलाता है। मस्तिष्क चित्रण किसी टॉपिक को कागज पर ग्राफिकल के रूप में व्यक्त करता है। मस्तिष्क चित्रण का प्रयोग विद्यार्थियों में अपने विचारों को संगठित एवं व्यवस्थित करके अध्ययन की ओर प्रवृत्त करने हेतु किया जाता है। कुछ समझे कि जैसा शुरू में हम आपसे कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में हम कहते हैं कि आज का टॉपिक हम क्या लेकर आए हैं। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मैंने 140 की सीरीज़ तैयार की है, इतने प्रश्न में लेकर आई हूँ। एक मैंने आपका माइंड मैप कर दिया, माइंड मैपिंग कर दिया कि हमने इस तरह से ये चित्र खींच दिया कि इस तरह से हम इस टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो आपका माइंड क्या है, एकदम से सेट हो चुका है। एक माइंड मैप को आप जानते हो, आप एक मैप क्या होता है, एक नक्शा क्या होता है, एक नक्शा बना दिया गया है आपके दिमाग पर
कि इस चीज़ को हम इस टॉपिक को ऐसे करेंगे। तो आप बिल्कुल तैयार हैं हिंदी मिरर के साथ कि हमने 140 क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही हम क्लास में कोई टॉपिक अगर लेकर जाते हैं तो उस टॉपिक को हम बच्चों को सामने एक मैप खींच देते हैं, एक चित्र खींच देते हैं कि आज हमने ये टॉपिक आपको क्लियर करना है। शुरू से आखिर तक की 4 लाइनों में उस टॉपिक को हमने ख़त्म कर देते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो जो पैटर्न अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। उससे क्या होता है, बच्चे का माइंड एकदम तैयार हो जाता है कि हाँ मुझे आज इतना पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही आज समझाना हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है शारीरिक भाषा के रूप में, व्यक्तिगत भाषा के रूप में, पराभाषा के रूप में या वितरण भाषा के रूप में। वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को जाना जाता है। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या लगा रहे हैं वाणी के बजाय कि आप आवाज़ के पहलुओं। अब वाणी और आवाज़ में क्या अंतर हो सकता है, आप इनका अंतर क्या लगा सकते हैं? तो ये होगा पराभाषा के रूप में। चलिए इसको समझते हैं। पराभाषा का टॉपिक नेट के सिलेबस में बहुत ज़्यादा आता है। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा है, पराभाषा वाला, और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। वाणी के बजाय आवाज़ के पहलुओं को पराभाषा के रूप में जाना जाता है। पराभाषा गैर व्याख्यात्मक घटक जैसे इंटोनेशन, पिच, बोलने की गति, हिचकिचाहट जैसे कि कभी कभी हमारी भी आ जाती है बीच में, शोर, इशारा एवं चेहरे की अभिव्यक्ति आदि सम्मिलित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सभी की आती है। जब आप इतने प्रश्न कराते हैं, आधे घंटे 1 घंटा आपको लगातार बोलना होता है, एक फ्लो में आपको बोलना होता है, समझाना भी होता है, तो वो कहीं ना कहीं सभी की आती है। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण प्रभावित होता है किससे? नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है, देख लीजिए। अभिग्रहण से, संचरण से, गैर विनिमय से या फिर संदर्भ से। प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक ही संप्रेषण, हर एक प्रकार का किससे प्रभावित होता है? जल्दी आंसर सोचिए। 63 का अगर सोचा है डी तो बिल्कुल सही, संदर्भ से। प्रश्न बहुत बार आ चुका है, चेक कर लीजिए डिटेल यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवर्तीय कार्यों एवं प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? शाब्दिक, अशाब्दिक, अव्यक्तिक, असंगत। 64 में अगर आपने लगाया अशाब्दिक तो बिल्कुल सही। क्या कह रहे हैं? मनोवर्तियों को, कार्य प्रकटन को किस रूप में समझा जाता है? जब आप अशाब्दिक हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो किससे समझेंगे? मनोवर्तियों से, वहाँ पर जो कार्य आप कर रहे हैं उससे। यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा संप्रेषण के संदर्भ में मनोवर्तियों, कार्य प्रकटन आदि को अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में समझा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। शिक्षक छात्र संप्रेषण प्राय होता है अप्रामाणिक, विवेचनात्मक, उपयोगितावादी या फिर प्रतिरोधात्मक। तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता ना, अप्रामाणिक भी नहीं हो सकता। हाँ, विवेचनात्मक, उपयोगितावादी में 2 में आप चूज कर सकते हैं तो, लेकिन सबसे अच्छा उपयोगितावादी जा रहा है। शिक्षक और छात्र का संप्रेषण प्राय होता है उपयोगितावादी। हर एक शिक्षक जब क्लास में जाता है तो कुछ ना कुछ वो ऐसा सोचता है कि आज वो अपने बच्चों को इस तरह की उपयोगी चीज़ें सिखाएगा और वो उनके लिए बेनिफिशियल हो। हर शिक्षक इस तरह से सोचता है कि उसका विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखे और उसके लिए जो भी मैं उसको कराऊं उसके लिए उपयोगी साबित हो। अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 1000 की सीरीज़ अलग है, आपकी टेस्ट सीरीज अलग चल रही है करंट अफेयर की फर्स्ट यूनिट से, और ये मैं आपकी जो है कंसेप्ट क्लियर करके 3 टॉपिक के एक साथ में क्लियर कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच क्या रहे, एक उपयोगितावादी चीज़ बनी रहे हमारी वीडियो के जरिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे डिटेल है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और स्वीकार्यता के बीच विभेदन किसका आधार है? निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा, साथी समूह के साथ चयनात्मक संबद्धता, चयनात्मक ध्यान या चयनात्मक नैतिकता। कक्षा संप्रेषण में कुछ उद्दीपक क्या होते हैं? आप किसी चीज़ में जान डाल रहे हो, जैसे आप एक विद्यार्थी को प्रोत्साहित कर रहे हो, उद्दीपक डाल रहे हो, उसके अंदर उद्दीपन पैदा कर रहे हो, तो क्या है? स्वीकार्य और अस्वीकार्य के बीच विभेदन किसका आधार है इनमें से? प्रश्न थोड़ा टिपिकल है, समझ लीजिए पहले आंसर को। निष्पादन और चयनात्मक की अपेक्षा, तो आगे इसको हम डिटेल चेक करते हैं क्या है। कक्षा संप्रेषण में कुछ उद्दीपकों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बीच विभेदन निष्पादन की चयनात्मक अपेक्षा का आधार होता है ना। आपने क्या, चलो समझाती हूँ उसको क्या है। चयनात्मक क्या है? आपने क्या चयन किया है टॉपिक,
तो उसमें जो उद्दीपक होंगे वे स्वीकार्य अस्वीकार्य तभी होंगे। या उद्दीपक आपका यहाँ एक विद्यार्थी मान लीजिए आप, तो वह तभी स्वीकार करेगा जब आपकी चयन मूल्य या न चयन अपेक्षा आपकी अच्छी होगी, जो वो चाहते हैं वो आप उनको दोगे तभी, है ना। समझे में आया कुछ? चलिए आगे चलते हैं। कक्षा में एक संप्रेषक का विश्वास स्तर निर्धारित होता है किससे? अतिशयोक्ति के प्रयोग से नहीं हो सकता, आवाज़ स्तर के परिवर्तन से नहीं हो सकता, अमूर्त अवधारणाओं के प्रयोग से, नज़र मिलाने से। किससे निर्धारित होता है विश्वास? बताइए। अगर आप नज़रें चुराकर किसी से बात कर रहे हैं तो क्या विश्वास बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। अगर आप उससे नज़रें मिलाकर एक स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, उसको बिल्कुल उसके यानी कि नज़रें मिला रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, आंखें गाड़ा कर उसको, मतलब आप उसके आई कांटेक्ट करके उसको पढ़ा रहे हो, तो वो ज़्यादा विश्वास के योग्य होता है। चलिए यहाँ पर डिटेल है, इसको आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, आगमनात्मक तर्क निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? प्रकृति की अखंडता, प्रकृति की एकता, प्रकृति की समरूपता, प्रकृति की समरसता। जल्दी से आंसर सोच लीजिए। अगर लगा रहे हैं प्रकृति की समरसता तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। आगमनात्मक तर्क इस पर आधारित होता है। डिटेल यहाँ पर है, चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है यदि इसके आधार वाक्य निष्कर्ष सभी असत्य हैं। इसके आधार वाक्य सत्य परंतु निष्कर्ष असत्य हैं। बहुत आसान प्रश्न है, जो नेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान है उनके लिए। इसके आधार वाक्य असत्य परंतु निष्कर्ष सत्य है। इसके आधार वाक्य और निष्कर्ष सभी सत्य हैं। जल्दी से आंसर सोच लीजिए, क्या सोच के जा रहे हैं आप? अगर आप सोच रहे हैं इसका ए, इसके आधार वाक्य निष्कर्ष सभी असत्य हैं, तो एक निगमनात्मक तर्क अवैध होता है। वैध में ये सब जा सकते हैं इसके। चलिए आगे चलते हैं, डिटेल है चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, संप्रेषण में भाषा होती है कैसी? वाचिक कूट, अंतर्वैयक्तिक, प्रतीकात्मक कूट या गैरवाचिक कूट। बहुत आसान प्रश्न बन रहे हैं, नेट वालों के लिए बहुत आसान है। खेलिए, चलिए देखते हैं क्या खेल खेला है वाचिक कूट का। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर की डिटेल यहाँ पर है। संप्रेषण में भाषक वाचिक कोड वर्बल कोड होती है। इसके अंतर्गत ध्वनि, शब्द एवं भाषा प्रयुक्त होती है जो क्षेत्र विशेष एक वहाँ की संस्कृति संबंध होती है। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, पता ही है आपको। असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है बहुत सी यूनिट आपकी नेट से ही मिली हुई है ना। उसमें 10 यूनिट है, यहाँ पर 6 है, लेकिन बहुत कुछ मैच भी कर रही हैं। अब ये जो यूनिट आपकी चल रही है सेकंड टॉपिक, जो सेकंड यूनिट है आपकी, उसमें तो मोस्टली चारों ही टॉपिक आपके नेट के ही हैं, है ना। तो नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये। चलिए 71 प्रश्न, लेकिन यहाँ पर आंसर नहीं, प्रश्न आपके सामने है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, इसका आंसर सोच के रखिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप तब तक इसका आंसर अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है, और नहीं दे सकते हैं तो सोच के रखिए, नेक्स्ट वीडियो में पूछा जाएगा आपसे। और लाइव वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाइए और बेल आइकन भी हिट करके जाइए नेक्स्ट वीडियो के लिए।